वालेकुम। कैसे हो आप सब सारे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा टॉपिक नंबर 1.1 और 1.2 जो कि था व्हाट इज फिजिक्स का और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का, हमारे इंटर के जो शुरू के दो टॉपिक थे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हमारा टॉपिक नंबर 1.3 जो कि है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। अब वेस्टर्न साइंटिस्ट का ज्यादा जिक्र नहीं है हमारी बुक के अंदर, इसलिए हम लोग मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर ही थोड़ा सा तरीके से पढ़ेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस साइंटिस्ट ने किस फील्ड के अंदर ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की, कौन से प्रोडक्ट थे जो इन्होंने इन्वेंट किए, कौन सी चीजें थी जो इन्होंने दुनिया को इंट्रोड्यूस कराई। क्लियर। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है इंशाल्लाह कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम स्टार्ट करते हैं हमारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस, जिनमें से हमारे पहले लिस्ट पर आते हैं जाबिर इब्न हयान। हमारे पहले साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पे मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने फिजिक्स के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी, वो हमारे जाबिर इब्न हयान। अब जाबिर इब्न हयान साहब ने फिजिक्स के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन दी थी वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। दैट इज ही मेड सेवरल ग्रेट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री आप लोग सोच रहे होंगे कि फिजिक्स की फील्ड में केमिस्ट्री का क्या काम है, तो आप लोगों को टॉपिक नंबर 1.1 में भी ये चीज एक्सप्लेन की गई थी दैट साइंस की दो मेन ब्रांचेस हैं, एक फिजिकल साइंसेस और दूसरी मेडिकल या बायोलॉजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस में आप लोगों की केमिस्ट्री भी आती है और आप लोगों की फिजिक्स भी आती है। अब फिजिकल साइंसेस के अंदर जिन्होंने हमारे पास कंट्रीब्यूशन दी थी, हम उन साइंटिस्ट का जिक्र कर रहे होंगे जिनमें हमारे पास जाबिर इब्न हयान साहब भी शामिल है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी थी। केमिस्ट्री की फील्ड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स वगैरह, कुछ ऐसे रिएक्शंस वगैरह, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनकी बिना पर आज की काफी सारी मेजर डिस्कवरीज जो है हमारी हो पा रही हैं सिर्फ इन्हीं के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो वो तमाम कॉन्सेप्ट, वो तमाम चीजें जिनकी बिना पर हमारी इतनी बड़ी रिसर्चेस पॉसिबल हो पाई हैं, वो केमिस्ट्री की फील्ड में जाबिर इब्न हयान साहब ने इंट्रोड्यूस कराई थी। हमारे पास इस कोर्स के अंदर हम लोग सिर्फ इतना ही इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। तो हमारे अगले साइंटिस्ट है जो वो है अल-बत्तानी। अब अल-बत्तानी का नाम आप लोगों ने बहुत कम अमूमन सुना होगा, लाइक जब हम लोगों ने भी मैंने अपना फर्स्ट ईयर क्लियर किया था तब हमारे कोर्स के अंदर अल-बत्तानी साहब की जो कंट्रीब्यूशंस वगैरह थी वो हमने नहीं याद की थी, ना ही हम लोगों ने इतनी डिटेल में पढ़ी थी। लेकिन चूंकि हम लोग अब टॉपिक को प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे हैं, हम तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशंस को पढ़ रहे हैं, तो अल-बत्तानी साहब को भी डिस्कस करेंगे जैसे कि इनकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या आती है। अल-बत्तानी मेड कैलकुलेशन इन कनेक्शन विद द सोलर सिस्टम एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। यानी अल-बत्तानी साहब ने क्या किया था, अल-बत्तानी ने फिजिक्स की फील्ड में हमारे पास क्या कंट्रीब्यूशन थी इनकी कि इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज में हमारे पास मार्स, हमारे पास कितने सारे प्लैनेट्स होते हैं हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास में सन है, हमारे पास मून, हमारे पास और कितने सारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं। एक प्रॉपर पूरा गैलेक्सी है, पूरे मिल्की वे की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं उसके अंदर काफी सारी बॉडीज होती है हमारे पास, काफी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेस के इन टच में होते हैं। तो अल-बत्तानी ने जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स एंड द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंसेस क्या किया था, कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसी कैलकुलेशंस बताई थी जिन्होंने क्या किया था, अर्थ का और उन प्लैनेट्स का, उन बॉडीज का, उस पूरे सोलर सिस्टम के कनेक्शन को जो है वो पॉसिबल किया था और बताया था कि हाँ इतना डिस्टेंस होता है या इस तरीके से होता है, डिस्टेंस फाइंड किया जाते हैं जो भी व्हाटसोएवर। काफी सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो थे वो अल-बत्तानी साहब ने इंट्रोड्यूस कराए थे हमारे पास फिजिक्स में, जो कि इन्होंने बताया था दैट ही मेड several calculation in connection with solar system and other astronomical bodies। के सोलर सिस्टम से रिलेटेड या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज से रिलेटेड हमारे पास जितनी कैलकुलेशंस थी या जितने मेथड्स है हमारे पास कैलकुलेशन करने के अर्थ के और उन तमाम बॉडीज के कनेक्शंस को, वो तमाम कैलकुलेशन, वो तमाम मेथड्स हमें इंट्रोड्यूस कराए थे अल-बत्तानी ने। क्लियर। तो हमारे पास तीसरे मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने फिजिक्स की फील्ड में अपनी कंट्रीब्यूशन दी, फिजिक्स की फील्ड में कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कराया, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जो कि लोगों को पहले नहीं पता थे, लोगों की बहुत हेल्प हुई जिनकी मदद से, वो है अल-ख्वारिज़मी साहब। अब अल-ख्वारिज़मी ने हमारे पास फिजिक्स के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूशंस की, किस तरीके से हमारे पास उन्होंने कुछ ऐसे फंडामेंटल चीजें हमें प्रोवाइड की, हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अल-ख्वारिज़मी इज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजेब्रा। अब एनालिटिकल अलजेब्रा आप लोगों ने पहली बार ये लफ्ज सुना होगा, एनालिटिकल अलजेब्रा का। अलजेब्रा एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास 8-9 के स्टूडेंट्स जो हैं, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सुना होगा कभी ना कभी, मैथमेटिक्स के अंदर आपकी एक टर्म होती है। लेकिन एनालिटिकल अलजेब्रा क्या कहा जाता है, वो अलजेब्रा जिसमें आपके पास लीनियर काम हो रहा है, यानी लाइंस के ऊपर काम हो रहा है। अब लाइंस हमारे पास दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो होती है हमारे पास तकरीबन होती हैं पैरेलल लाइंस और दूसरी हमारे पास क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। लोग परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। एक हमारे पास होती है पैरेलल लाइंस और सेकंड हमारे पास होती है परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर। यानी हमारे पास अगर हम एनालिटिकल अलजेब्रा की बात कर रहे होते हैं तो हम मैथमेटिक्स के उस सेक्शन की बात कर रहे होते हैं जहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाइंस के ऊपर काम हो रहा है, या लीनियर अलजेब्रा जो है, हम इसको कह लेंगे अगर कि एनालिटिकल अलजेब्रा है हमारे पास, जिसमें क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाइंस के ऊपर काम हो रहा है, इवन दो कि वो परपेंडिकुलर लाइंस है, वो पैरेलल लाइंस है, सेगमेंट्स वगैरह, जितना भी हमारा वो पूरा सेक्टर है मैथमेटिक्स का,
वो इंट्रोड्यूस कराया था मैथमेटिक्स की फील्ड में अल-ख्वारिज़मी ने। क्लियर? अल-ख्वारिज़मी की सेकंड कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या थी? दैट इज ही रोट हिसाबुल जबर वल मुकाबला। अब किताब का नाम तो काफी वो मुश्किल सा लग रहा है सुनकर, हिसाबुल जबर वल मुकाबला किताब, है ना? तो ये किताब बेसिकली जो थी ये कुछ मैथमेटिक्स के और कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थी, या फिजिक्स की कुछ थ्योरीज के ऊपर थी जो कि अल-ख्वारिज़मी ने खुद डिस्कवर की थी, या खुद उन्हें लगता था कि ये चीज पॉसिबल है। उन्होंने उसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी अपनी, जिसका नाम उन्होंने शाया किया, आपके सामने मेंशन है यहाँ पर, हिसाबुल जबर वल मुकाबला। किताब आपको यहाँ पे नजर भी आ रही होगी, उसका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके का, मतलब बेसिकली अगर वो किताब देखी जाए तो वो फिजिक्स या फिजिक्स से रिलेटेड चीजों की या मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स की है। क्लियर है? तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कंट्रीब्यूशन है। थर्ड और लास्ट हमारे पास इनकी कंट्रीब्यूशन क्या मेंशन है? दैट इज फाउंडर ऑफ लॉगरिथम। अब लॉग आप लोग जो क्लास 8-9 के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी जो आप लोग लॉग पढ़ रहे होते हो, वो लॉग आपका या एंटी लॉग जो हम लोग कहते हैं, लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम, वो आपका डिस्कवर किया था अल-ख्वारिज़मी ने। यानी लॉग की पूरा कॉन्सेप्ट कि लॉग क्या होता है, लॉग से रिलेटेड कितनी टाइप के आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, क्या उन्हें मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, किस तरीके से वो ऑपरेट होते हैं, किस तरीके से लॉग को सॉल्व किया जाता है, वो तमाम कॉन्सेप्ट आपके मैथमेटिक्स से प्रोवाइड किए थे अल-ख्वारिज़मी ने। इज अ फाउंडर ऑफ लॉगरिथम। तो तीन बहुत छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशन है, और अल-ख्वारिज़मी की कॉन्ट्रीब्यूशन पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका जो है इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन का जो है वो मेंशन किया जाता है कि राइट डाउन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल-ख्वारिज़मी। क्लियर? तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है हमारे पास उमर खयाम। उमर खयाम साहब के बारे में अगर कुछ ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता, सिंपल हम लोग अगर मैं आपको बताऊं कि उमर खयाम साहब कौन थे, तो उमर खयाम वाज अ ग्रेट पोएट एंड अ मैथमेटिशियन। उमर खयाम के बारे में दैट्स इट, इतना हमारे कोर्स में मेंशन, और इतना ही हमें याद करना चाहिए कि उमर खयाम वाज अ ग्रेट पोएट, वाज एन इस्लामिक पोएट एंड अ मैथमेटिशियन। साथ ही साथ वो पोएट भी थे और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को, या मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स में भी जो है वो खुद को एनरोल रखते थे कि मैथमेटिक्स के अंदर डिस्कवरीज करना, मैथमेटिक्स के अंदर जो है चीजों को, नई नई चीजों को डिस्कवर करना, वो उमर खयाम साहब भी किया करते थे। क्लियर? तो इतनी सी इनकी सिंगल कंट्रीब्यूशन आपको याद रखने की जरूरत है, दैट इज ही वाज अ पोएट एंड आल्सो अ मैथमेटिशियन। अगले और तकरीबन थोड़े लेंथी या थोड़े बड़े हम लोग जो साइंटिस्ट की बात करने जाएं, दैट इज इब्न अल हैथम। इब्न अल हैथम की यहाँ पर जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मेंशन है इब्न अल हैथम की, वो तकरीबन 3 ही है, लेकिन वो तीनों ही इतनी इंपॉर्टेंट है और तीनों ही इतनी डीप है कि अगर उन्हें हम लोग पढ़ने जाते हैं वो एक तरीके से अलग ही फिजिक्स की एक नई दुनिया रखते हैं अपने अंदर। तो 3 ही इनकी कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से भी, और इवन तो कि आपके एमसीक्यूज या किसी भी हवाले से इब्न अल हैथम की जो कंट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सबसे पहली इनकी हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या आती है? किताबुल मनाजिर। ही रोट किताबुल मनाजिर। अब किताबुल मनाजिर जो है, किताबुल मनाजिर पहले जमाने में अगर हम लोग यहाँ ओल्ड फिजिक्स में जो हम लोग बुक्स देखें, जो कि हमारे पास अल-ख्वारिज़मी साहब ने भी लिखी है, अल-राज़ी ने लिखी हो या इब्न अल हैथम ने लिखी हो, इनमें आप एक चीज नोट करते हो कि इनमें उर्दू के अल्फाज शामिल हो रहे हैं, दैट इज मनाजिर। मनाजिर का लफ्ज उर्दू का लफ्ज है जिसका मतलब होता है कोई ना कोई नजारा या कोई ना कोई, जिसे हम कहते हैं कि व्यू। और व्यू क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हर चीज हम लोग देख रहे हैं, दैट इज नथिंग विदाउट लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें रिफ्लेक्शन नहीं होगी, और रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो हमारी आई उस चीज को नहीं देख सकती सही से। हम लोग कभी भी उस चीज को सही से नहीं देख पाएंगे अगर हमारे पास प्रॉपर लाइट ना हो वहां पर। तो रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइट की वजह से हमें चीजें नजर आती हैं, और इन्होंने इसी के ऊपर किताबुल मनाजिर पूरी किताब लिखी थी। किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो कि है हमारा लाइट का। लाइट के कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने पूरी किताबुल मनाजिर किताब लिखी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे चीजें जो है लाइट से रिलेटेड हमें इन्फॉर्म की या लाइट से रिलेटेड हमें बताई। उनको पढ़कर जो है बहुत सारी डिस्कवरीज पॉसिबल हो पाई हैं आज के दिन में। क्लियर? तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास गेव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि इन्होंने हमारे पास, जो आप लोग नॉर्मली भी पढ़ रहे होते हो, लॉ ऑफ इंसिडेंट रे हो गया आपके पास, हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हो गया। ये दोनों लॉ है जो हमारे पास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दिए गए थे इब्न अल हैथम साहब की तरफ से, और इन्होंने इस लॉ में हमें ये चीज डिफाइन की थी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, इरेज कर देते हैं। इन्होंने हमें 2 लॉ दिए थे, पहला था हमारे पास रिफ्लेक्शन का और दूसरा था हमारे पास रिफ्लेक्शन का। यानी हमारे पास फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड अदर इज रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अगर हम लोग ज्यादा डीप ना जाए और सिर्फ एक ओवरव्यू लेने के लिए अगर हम लोग पढ़ें, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि इफ द रे ऑफ द लाइट, ये हमारे पास एक सरफेस है,
दोनों में हम लोग एक सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। वो आपकी जमीन हो सकती है, वो आपकी लकड़ी हो सकती है, वो आपकी किसी भी तरीके की सरफेस हो सकती है जिस पर लाइट आ रही हो। रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि अगर यहां से एक लाइट आती है हमारे पास, ये रे ए है हमारे पास, तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, स्मूथ सरफेस हो, अगर स्मूथ सरफेस हो, अगर हमारे पास स्मूथ सरफेसेस में हमारे पास ग्लास आ जाता है, हमारे पास हो जाता है एक तरीके से टाइल्स आ जाती हैं जो हम लोग सिरेमिक्स यूज वगैरह, सिरेमिक्स घर वगैरह में हमारे जो यूज होती हैं वो, तो हमारे पास इस तरीके की सरफेसेस जो स्मूथ हों, तो उन पर क्या होता है कि लाइट एक पॉइंट पर आकर इंसिडेंट होती है और उसके बाद क्या करती है, सिमिलर डायरेक्शन में मूव बैक करती है, यानी जिस डायरेक्शन में वो आ रही है सिमिलर डायरेक्शन में वो वापस जा रही होगी हमारे पास। ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन से वो सिर्फ स्मूथ सरफेसेस की मदद से होता है, या सिर्फ स्मूथ सरफेसेस के ऊपर होता है, क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या है, लाइट आ रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के बाद या एक पॉइंट पर इंसिडेंट करने के बाद वो क्या है, उसी डायरेक्शन में या उसी सेम एंगल में क्या है, आगे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये जो एंगल है इसके बीच का, मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल सेम रहता है। क्लियर? यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आसमान से यहाँ अगर ग्रेविटी यहाँ पर हम लोग खिला की एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जो है आसमान से अगर ये एंगल बना के लाइट आ रहे हैं 60 डिग्री का, तो जब ये इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट होने के बाद दोबारा ही उसकी तरफ जाएगा तो तब भी एंगल इसका क्या होगा, 60। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में नहीं, हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है हमारे पास, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं हमारे पास। क्लियर? ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट कि लाइट जिस पॉइंट पर आती है और स्मूथ सरफेस हो अगर हमारे पास, तो उसी पॉइंट से उसी एंगल में क्या करती है, दोबारा रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन इसका थोड़ा सा ऑपोजिट है। किस तरीके से कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट सपोज करते हैं और हमारे पास एक लाइट है जो कि स्ट्रक कर रही है इस पॉइंट पर आकर, लाइट ए रे है हमारे पास, एक ए रे की हमने एग्जांपल ली, उसने पॉइंट पर आके क्या किया, स्ट्रक किया। अब अगर सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, सरफेस थोड़ी सी हार्ड है, वो किसी तरीके का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, पेपर है हमारे पास, एक पेपर की अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, पेपर से कभी भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। आप क्या देखोगे कि भले से अगर यहां पर मैं बात करता हूं, आपके पास एक लाइट थी जिसकी एनर्जी थी कुछ 100 हर्ट्ज या 100 फ्रीक्वेंसी, हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे 100 हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक लाइट थी जिसकी एनर्जी थी आपके पास 100, उसने जब आकर एक ऐसी सरफेस पे स्ट्राइक किया जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, जो कि स्मूथ नहीं है, तब क्या होगा, वो उसके अंदर से पास हो जाएगी उसी एंगल में, वो यहां पर लाइट पास हो जाएगी उसमें, और यहां पर जो आपके पास एनर्जी है उसकी 100 है, बस सिमिलर क्या होगा, वहां पर उसकी एनर्जी आपके पास कुछ हो जाएगी 60 या इवन 70, यानी एनर्जी में या उसकी पावर में या उसके क्या एक्सपेंशन में थोड़ी सी कमी आ जाती है एक हार्ड सरफेस पर या एक रफ सरफेस पर लाइट के स्ट्राइक करने के बाद। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा, जिसमें हमारी लाइट जो है बॉडी से पास हो जाती है, लेकिन एनर्जी या उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जिस पॉइंट पर वो आएगी उसी पॉइंट पर दोबारा वो रिफ्लेक्ट करेगी और सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी अगर सरफेस स्मूथ होगी तो। क्लियर? ये था हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लाइट का, जो कि हमें दिया था इब्न अल हैथम ने। इब्न अल हैथम की तीसरी कंट्रीब्यूशन जो थी हमारे पास